हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। टॉप 100 के क्वेश्चन मैंने लिए हैं और ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो भी इसमें है और जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो भी है, यानी कि मिक्स क्वेश्चन है। तो आप अगर कोई भी एग्जाम की वनडे एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, हर एक एग्जाम के लिए ये वाली जो वीडियो है वो वर्थ इट रहने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉप 100 एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे और सभी बेहतरीन और प्रीवियस ईयर है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे वो है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता। यानी कि जो पाषाण काल में 3 काल आते हैं उनमें से हमें बताना है कि इन जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा एक काल नहीं आता है। तो यहाँ पे आंसर है सी, जो ताम्र पाषाण है वो इस 3 काल में नहीं आता है। तो बचा क्या, एक पुरा पाषाण, नव पाषाण और मध्य पाषाण। ये 3 काल आते हैं पाषाण काल में, लेकिन जो ताम्र पाषाण काल है वो नहीं आता। अब देखो एक्सप्लेनेशन। पाषाण युग में मनुष्य पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था, ये हमें पता है, और इसीलिए इसका नाम पाषाण काल रखा गया है। इसके 3 चरण होते हैं। पहले आता है पुरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण और फिर आता है नव पाषाण। ताम्र पाषाण युग जो है वो नव पाषाण के बाद आया, यानी कि ये जो ताम्र पाषाण है ये नव पाषाण के भी बाद आया था। लेकिन अगर हम पाषाण युग की बात करेंगे तो सिर्फ ये जो 3 काल है वो ही होते हैं और ये ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, आप प्रीवियस ईयर एक बार उठा के देखना, रेलवे में वहां पे ये पूछा गया था, इसलिए मैंने ऐड ऑन किया है। फिर इसके बाद है कि जो तांबे के औजार का प्रयोग होता था किसमें, तो ताम्र पाषाण युग में, और इसीलिए तांबे का यूज होता था, इसीलिए इसका नाम ताम्र पाषाण रखा गया है। लेकिन ये जो पुरा पाषाण है, मध्य पाषाण है और नव पाषाण है, यहाँ पे मेनली जो पत्थर के औजार है उसका यूज होता था, इसीलिए इसका नाम पाषाण युग रखा गया। तो ये आपको क्लियर है पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसकी खोज कब हुई थी। तो यहाँ पे आंसर है बी, 1957-58 में, यानी कि 1957 से 58 के बीच में भीमबेटका की जो गुफा है उसकी खोज हुई थी। देखो, भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि देखो, मध्य प्रदेश तो सभी को पता है, लेकिन कौन से जिले में है, तो ये है रायसेन के जिले में। ये जो गुफा है ये विंध्य पर्वतमाला से घिरी हुई है, यानी कि जो विंध्य पर्वतमाला है उससे भीमबेटका की गुफा चारों ओर से घिरी हुई है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद पूरा पाषाणी गुफा आवास है, यानी कि जो भीमबेटका है वो किस काल से संबंधित है, तो पूरा पाषाण युग से ये संबंधित है। ये 3 चीज आपको क्लियर हो गई। अब आती है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन की, जो विष्णु श्रीधर वाकणन है उन्होंने 1957 से 1958 के बीच में इस गुफा की खोज की थी। तो ये आपका क्लियर हो गया कि किन्होंने भीमबेटका गुफा की खोज की थी, कब की थी और भीमबेटका है कहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका के जो शैलाश्रय है किस लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे आंसर है डी, मानव जीवन के जो प्राचीनतम चिन्ह मिले हैं उसके लिए ये जो शैलाश्रय है, यानी कि जो यहाँ पे भीमबेटका का जो रॉक शेल्टर है वो फेमस है। अब देखो, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। मानव जीवन के प्राचीनतम प्रमाण यहाँ पे मिले हैं। अधिकांश चित्र किस युग के हैं, तो मध्य पाषाण युग के हैं, यानी कि ये जो मीजोलिथिक युग है वहां से ये संबंधित है। अन्य कालों के भी चित्र पाए गए हैं, लेकिन अगर ये पूछे कि सबसे ज्यादा किस काल के किस युग के चित्र हैं, तो मध्य पाषाण युग के यहाँ पे चित्र मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ से पाई गई है, यानी कि कहाँ पे पाई जाती है। तो शिला चित्रकारी क्या होता है, रॉक पेंटिंग, यानी कि पत्थरों पे जो चित्रकारी की जाती है उसको हम शिला चित्रकारी कहते हैं, यानी कि रॉक पेंटिंग कहते हैं। ये कहाँ पे हमें मिली है, तो ये भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उसमें ये मिली है। अब देखो, भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, ये हमने पढ़ लिया है। ये पुरा पाषाणिक जो आवासीय स्थल है, इसमें जो पुरा पाषाण युग के जो लोग थे वो इसमें निवास करते थे, इसलिए ये पुरा पाषाणिक आवासीय स्थल कहा जाता है इसको। ये पाषाण कालीन जो शिला चित्रकारी है यहाँ पे पाई गई है, यानी कि जो रॉक पेंटिंग है, दीवारों पे जो चित्रकारी की गई है वो सभी चीजें इस गुफा में पाई गई हैं। ये बनाई किन्होंने होगी, तो जो उस टाइम पे यानी कि पुरा पाषाण मध्य पाषाण काल में जो लोग रहते थे उन्होंने चित्रकारी की थी और इसके प्रमाण हमें मिले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गतिविधियों के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो यहाँ पे आंसर है पुरा पाषाण काल इसका कालानुक्रम है। तो देखो, सबसे पहले देखो, प्राग ऐतिहासिक काल में लिपि का कोई विकास नहीं हुआ था, यानी कि जब प्राग ऐतिहासिक काल चल रहा था तो उस टाइम पे कोई भी लिपि या फिर उस टाइम पे लोग ना वो लिख सकते थे ना पढ़ सकते थे, तो वहां पे कोई भी लिपि का विकास नहीं हुआ था। मानव का जो जीवन है वो पत्थरों पर आधारित था, वो पत्थरों से ही शिकार करता था और उसी के सहारे वो अपना जीवन यापन करता था। ये भी आपको क्लियर है। और इस काल को पाषाण काल कहते हैं और ये 3 टाइप के होते हैं, यानी कि 3 युग इसमें आते हैं, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। और वो तीनों कौन कौन से हैं? एक पुरा पाषाण है, एक मध्य पाषाण है और फिर आया नव पाषाण काल। तो ये 3 काल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से मिलते थे? तो यहाँ पे आंसर है सी, नागेश्वर से सीप मिलते थे। अब देखो, जो सीप है नागेश्वर, ये कहाँ पे है? तो गुजरात में एक जगह है, वहां से ये प्राप्त करते थे। और ये जो सभ्यता है वो क्या बनाते थे? तो मोहरे, आभूषण और मिट्टी की जो मूर्तियां हैं वो सभी बनाते थे और इसी का प्रमाण मिला है। जो सीप है, सीप से उन्होंने ये सभी चीजें बनाई हैं और ये हमें उसी जो साक्ष्य मिले हैं उससे पता चलता है कि ये सीप कहाँ से ये लाते थे। तो ये नागेश्वर जो गुजरात में है वहां से ये प्राप्त करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? तो यहाँ पे आंसर है डी, रोपड़ जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। देखो, रोपड़ की खोज 1950 में बीबी लाल ने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सतलज नदी के तट पर ये जो रोपड़ है वो स्थित है। मानव और पालतू कुत्ते के दफनाने के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा कि मानव और पालतू कुत्ते को एक साथ कहाँ पे दफनाया गया है और ये प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? रोपड़ से मिले हैं, जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की जो अधिकांश मोहरें हैं वो किस पत्थर से बनी हुई मिली हैं? तो यहाँ पे आंसर है स्टीएटाइट नामक जो पत्थर है उससे हड़प्पा की ज्यादातर जो मोहरें हैं वो बनाई जाती थी। अब देखो, अधिकतर जो मोहरें हैं वो सेल खड़ी, जिसको हम स्टीएटाइट कहते हैं, उससे बनी हुई थी। इसका जो इसका डायमेंशन था वो था 2x2 ठीक है। आयाम के चौकोर होती थी, ये ऐसे चौकोर होती थी, 2x2 में होती थी ये। और इसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए, यानी कि जो व्यवसाय में लेन देन होता है, खरीद और बेचने के पर्पज से इसको बनाया जाता था और इसका उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे आंसर है ए, गुजरात में धोलावीरा स्थित है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ में स्थित है और ये 1968 में जगपति जोशी ने इसकी खोज की है। 2021 में इसे विश्व धरोहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोलावीरा किस सभ्यता से संबंधित है? तो आप सभी को पता है सिंधु घाटी सभ्यता से धोलावीरा संबंधित है। देखो, धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और ये नगर नियोजन और जल प्रबंधन के लिए मशहूर था। क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में पाया गया जो विशाल स्नानागार है वो किस आकार का था? तो यहाँ पे आंसर है डी, आयत आकार का था। ये देखो, आयत आकार का ये स्नानागार था जिसको हम ग्रेट बाथ कहते हैं। अब देखो, यहाँ पे मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार था वो आयताकार एक टैंक था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थापत्य उदाहरण है, यानी कि ये जो हमें प्रमाण मिले हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है। क्या? तो ये स्नानागार मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे हड़प्पा नगर मिला है? यानी कि हड़प्पा नगर की जब खोज हुई है 1921 में, तो ये किस नदी के किनारे है? तो ये हमें एग्जैक्टली बताना है। रावी नदी के किनारे हड़प्पा नगर स्थित है। देखो, हड़प्पा जो नगर है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। 1920-21 में इसकी खोज किसने की है? तो दयाराम साहनी ने की है और माधो स्वरूप वत्स थे। ये 2 लोग थे, लेकिन फेमस है और आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ दयाराम साहनी पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे दयाराम साहनी याद कर सकते हो। 1921 में हड़प्पा की खोज की है और हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर का अर्थ है मृतकों का टीला? तो यहाँ पे आंसर है जो मोहनजोदड़ो है वो उसको हम कहते हैं मृतकों का टीला, यानी कि माउंड ऑफ द डेड। अब देखो, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में शब्द है, यानी कि इसका अर्थ है मृतकों का टीला, यानी कि मोहनजोदड़ो एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसको हम कहते हैं मृतकों का टीला।
ये नियोजित और परिपक्व नगर था, यानी कि बहुत ज़्यादा सिस्टम से यहाँ पे काम चलता था। आपने यहाँ की सड़कें देखी होंगी, यहाँ के नालियाँ देखी होंगी, यहाँ के जितने इलाके हैं वो देखे होंगे। हर एक चीज़ सिस्टम से और अच्छी तरीके से यहाँ पे नियोजित की जाती थी। सिंधु नदी के दाएं किनारे पर जो मोहनजोदड़ो है वो स्थित है। तो आप ये याद कर सकते हो कि जो मोहनजोदड़ो है वो एक सिंधी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ क्या है? तो अभी हमने पढ़ा है मृतकों का टीला। देखो, ये सिंधी भाषा से लिया गया है और इसका मीनिंग क्या है इसकी? तो मृतकों का टीला इसको कहा जाता है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? तो ये सिंध में स्थित है। देखो, ये सिंध प्रांत जो कि पाकिस्तान में है वहां पे ये स्थित है। किस नदी पे? तो सिंधु नदी के तट पर, जो लरकाना जिला है पाकिस्तान में। 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। अगर आपको बेस्ट कंटेंट के साथ तैयारी करनी है तो ये हमारी 3 बुक आती है, रामबाण स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और सामान्य विज्ञान। तीनों ई बुक है। ये जितने भी स्टैटिक जीके के टॉपिक होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, वो सभी दिए गए हैं। ये सभी टॉपिक के आपको स्टैटिक जीके मिल जाएंगे। ये जो जैसा नाम है रामबाण स्टैटिक जीके, वैसे ही आपको कंटेंट भी देखने को मिलेगा। दूसरी बुक है करंट अफेयर वार्षिकांक। इसमें आपको 60 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक दिए गए हैं। अगर आप अच्छे और लेटेस्ट करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो तो ये हमारी बुक ले सकते हो। और तीसरी बुक है सामान्य विज्ञान की। इसमें आपको साइंस के तीनों ही पार्ट मिल जाएंगे। एक है रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। ये तीनों ही आपको मिल जाएंगे। और ये करना क्या है, अगर आपको बुक लेनी है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप अच्छे से खरीद सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर आपको कॉम्बो के रूप में चाहिए तो देखो, कॉम्बो के रूप में आप क्या करोगे, ये तीनों ही कॉम्बो के रूप में 150 में अवेलेबल है। करना क्या है प्रोसेस में, ये जो स्कैनर है इसमें 150 पे करके, ये जो व्हाट्सएप नंबर है इसमें आप पे कर सकते हो और आप स्क्रीनशॉट दे सकते हो। इसके विद इन 4 to 5 सेकेंड में आपको तीनों ही ई बुक मिल जाएगी बेस्ट कंटेंट के साथ। आप देखना एक बार, अगर आप पढ़ के देखोगे ना तो आपको खुद ही लगेगा कि आपका जो 150 है वो वर्थ इट है। हर एक टॉपिक इसमें कवर किया गया है और इतने कंसाइज वे में किया गया है कि आप इसको रिवीजन के तौर पे देखोगे तो आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो इसके लिए आप अगर लेना चाहते हो कॉम्बो के रूप में तो भी अवेलेबल है, इंडिविजुअल लेना चाहते हो कोई एक बुक तो भी आपके लिए अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से बाय कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो यहाँ पे आंसर है जो चन्हुदड़ो है वो शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। देखो, चन्हुदड़ो की खोज 1931 में मजूमदार ने की थी। मनके, सीप, मुहर मुद्रा निर्माण का ये केंद्र माना जाता है और ये वक्राकार जो ईंटें हैं वो भी यहीं से मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला जो खोजा गया स्थल है वो कौन सा है? तो ये हड़प्पा है और इसीलिए हम इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी इसी को कहते हैं। हड़प्पा का उत्खनन 1921 में हुआ। ये दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी और इसका नाम इस सभ्यता के नाम पर रख दिया गया, यानी कि ये जो सभ्यता है उसका नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए रख दिया गया था क्योंकि सबसे पहला जो खोजा गया स्थान है वो हड़प्पा ही था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी इसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नटराज रूप में नृत्य करती हुई पुरुष की मूर्ति ये कहाँ से मिली है? तो यहाँ पे आंसर है सी, हड़प्पा से मिली है। देखो, मूर्ति जो है, जो नटराज की मूर्ति है वो हड़प्पा से मिली है। चूना पत्थर से ये बनी हुई है। नटराज के आदि रूप का प्रतीक ये माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो हड़प्पा स्थल है वो गुजरात में है? तो यहाँ पे जो धौलावीरा है वो हड़प्पा स्थल गुजरात में मिला है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है, ये हमें क्लियर है। और ये रन ऑफ कच्छ के खादिर बेट द्वीप पर ये स्थित है। इसकी खोज 1968 में जगतपति जोशी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं है? तो यहाँ पे डी, उरकू है, उरुक, ये सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं है। बाकी जो मोहनजोदड़ो है, लोथल है और हड़प्पा है, ये तीनों सिंधु घाटी सभ्यता का भाग है। उरुक सुमेरियन सभ्यता का एक नगर था। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और लोथल ये सिंधु सभ्यता का एक स्थल है। देखो, क्वेश्चन कैसे पूछा गया था एग्जाम में कि जो उरुक है वो किस सभ्यता से रिलेटेड है? तो वहाँ पे मेसोपोटामिया दिया था, सुमेरियन, और इसके अलावा जो हड़प्पा है वो दिया था। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया था ताकि आपको ईजी हो। अदरवाइज ये जो उरुक है इस पे क्वेश्चन बना था और आप ये याद रखना कि जो उरुक है वो सुमेरियन सभ्यता का एक नगर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल किस राज्य में स्थित है? तो लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल गुजरात में स्थित है। ये एक प्रमुख बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे, और ये गोदी यानी कि डॉकयार्ड के प्रमाण यहाँ पे मिले हैं, और इसी से हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे जो लोथल है वो एक प्रमुख बंदरगाह था, यहाँ से व्यापार होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? तो यहाँ पे आंसर है जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी लिपि चित्र लिपि है, यानी कि चित्रों की लिपि है, जिसको अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है। सिंधु लिपि चित्रात्मक चिन्हों पर आधारित है, और इसे अभी तक हमने न पढ़ा है और ना ही हम इसको समझ पाए। मोहरों पर इसका उपयोग हुआ करता था, और इसलिए हमें पता है कि उस टाइम पे जो लिपि हड़प्पा सभ्यता की वो भाव चित्रात्मक थी, यानी कि चित्र पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा किस नदी के तट पर है? तो यहाँ पे आंसर है ए घग्गर नदी के तट पर कालीबंगा स्थित है। देखो, घग्गर नदी के तट पर कालीबंगा है। कालीबंगा है कहाँ पे? तो ये राजस्थान में स्थित है, और ये हड़प्पा का एक स्थल है। ये अग्निवेदियों में इसके प्रमाण है, यानी कि अग्निवेदियों के प्रमाण यहाँ से मिले हुए हैं। धोलावीरा की खोज किसने की है? तो अभी हमने पढ़ा था जगतपति जोशी ने धोलावीरा की खोज की है। धोलावीरा है कहाँ पे? तो धोलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अब इसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 1968 में जगतपति जोशी ने धोलावीरा की खोज की है। ये गुजरात राज्य में स्थित है, और गुजरात में भी कहाँ पे? तो कच्छ क्षेत्र में ये स्थित है। नगर नियोजन के लिए ये प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख ईंटें कैसी थी, यानी कि उस टाइम की जो ईंटें हैं वो किस प्रकार से यूज होती थी? तो यहाँ पे पकी हुई जो ईंटें हैं वो उस टाइम पे यूज होती थी। देखो, नगर निर्माण में पकी हुई ईंटों का उपयोग होता था, और इसका जो रेशो था यानी कि ईंट का अनुपात कैसा था? तो 1:2:4 और 4 ये इसका अनुपात था, ये पूछा जाता है। फिर देखो, नगर नियोजित जो ये चीज़ है वो नगर व्यवस्था को दर्शाता है, यानी कि ये सभी जो चीज़ें हैं कि उसका ईंट का अनुपात कितना होना चाहिए, और उसके बाद जो ईंटें होंगी वो पकी हुई होनी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें क्या दर्शाती है कि उस टाइम पे लोग इतने समझदार, इतने स्मार्ट थे कि वो अपना जो नगर नियोजन है वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से करते थे, जो कि आज के टाइम पे भी पॉसिबल है, बट कोई करना नहीं चाहता। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, दर्शाता है कि नगर व्यवस्था कितनी बेहतरीन थी उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी व्यवस्था कैसी थी? तो यहाँ पे आंसर है सी अत्यंत विकसित थी, यानी कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थी, अच्छे लेवल की, मॉडर्न टाइम की वो विकसित हो रखी थी। देखो, नालियाँ ढकी हुई थी, घरों से नालियों का सीधा संपर्क था, और उच्च नगर नियोजन का यहाँ पे प्रमाण मिलता है। किस हड़प्पा स्थल से अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगा से अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं। देखो, कालीबंगा से अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं, इसमें धार्मिक क्रियाओं का संकेत मिलता है, और ये राजस्थान राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य व्यवसाय क्या था? तो यहाँ पे जो मुख्य व्यवसाय था लोगों का वो कृषि ही था। कृषि आधारित ये सभ्यता थी। देखो, कृषि प्रमुख व्यवसाय था, गेहूं और जो मुख्य फसलें थी, सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पे की गई थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो यहाँ पे वो लोहा से परिचित नहीं थे, तांबा से थे, कांसे से थे, और सोना से भी थे। लेकिन ये जो लोहा है ये वैदिक काल में जाके परिचित हुआ था, लेकिन हड़प्पा के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसमें ऐड ऑन किया है कि लोहा जो है वो वैदिक काल में परिचित हुआ था, वैदिक काल के लोगों ने इसको जानना स्टार्ट किया था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे का नाम तक नहीं जानते थे। लोहे का कोई ज्ञान नहीं था, तांबा और कांसा का प्रयोग होता था, और कांस्य युगीन सभ्यता भी हड़प्पा सभ्यता को ही कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो व्यापार का मुख्य माध्यम क्या था? तो यहाँ पे आंसर है वस्तु विनिमय व्यापार का मुख्य माध्यम था। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी। आंतरिक और बाह्य व्यापार के प्रमाण यहाँ पे मिले हैं, यानी कि ये देश के अंदर भी मिले हैं और देश के बाहर भी ये लोग व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर सामान्यतः क्या अंकित होता था? तो यहाँ पे आंसर है पशु की आकृतियां यहाँ पे सामान्यतः अंकित होती थी। देखो, मोहरों पर बैल, एक श्रृंगी और हाथी, ये सभी पशुओं के चित्र मिले हैं, और इसके साथ साथ लिपि के चिन्ह भी ये जो मोहरे हैं उस पे दिखाई दिए हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि मोहरों पे सबसे ज्यादा जो जानवर है उनके चित्र यहाँ पे हमें मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ ये जो गोदी है यानी कि डॉकयार्ड के लिए ये प्रसिद्ध है। अब देखो, यहाँ पे तो आंसर सी है, लेकिन ये जो विशाल स्नानागार है ये कहाँ पे मिला है? तो ये मोहनजोदड़ो में मिला है। अग्निवेदी कहाँ पे मिली है? तो ये कालीबंगा में मिली है। देखो,
लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था और यहाँ गोदी के यानी कि डॉकयार्ड के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के मकान सामान्यतः कैसे बनाए जाते थे? यहाँ पे पकी हुई ईंटों से इसके जो घर है हड़प्पा सभ्यता में वो अपने बनाते थे लोग। देखो, मकान पकी हुई ईंटों से बनाते थे। बहुकक्षीय मकानों के प्रमाण यहाँ पे मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में किस नगर योजना प्रकार की थी, यानी कि नगर योजना किस प्रकार की थी? तो यहाँ पे ग्रिड प्रणाली की नगर योजना थी। देखो, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और ये सुव्यवस्थित जो ग्रिड प्रणाली है उस पर आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता के मृतकों का दाह संस्कार किस प्रकार होता था? तो यहाँ पे आंसर है सी, दफनाने की प्रथा यहाँ पे चलती थी। शवों को दफनाया जाता था। कब्रों से बर्तन और आभूषण मिले हैं और ये इस बात का प्रमाण देती है कि वो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो इस चीज़ को मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, और इसीलिए यहाँ पे जो कब्र है, कब्र में हमें बर्तन और आभूषण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु से सबसे अधिक परिचित थे? तो यहाँ पे आंसर है सी, बैल से वो सबसे ज्यादा परिचित थे। बैल कृषि और परिवहन में उपयोगी था। मोहरों पर भी बैल की आकृति सामान्य रूप से पाई गई है। देखो, किस स्थल में विशाल अन्नागार के प्रमाण मिले हैं? तो हड़प्पा में विशाल अन्नागार के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा से विशाल अन्नागार मिले हैं और ये संगठित खाद्य भंडार को दर्शाता है। हड़प्पा सभ्यता में किस फसल के प्रमाण नहीं मिले हैं? तो चावल के प्रमाण नहीं मिले हैं। गेहूं उगाए जाते थे, जौ और कपास, ये तीन चीज उगाई जाती थी। देखो, गेहूं, जौ और कपास के प्रमाण मिले हैं, लेकिन चावल का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता को किस युग से संबंधित माना जाता है? तो यहाँ पे आंसर है जो कांस्य युग है उससे सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। अब देखो, तांबे और कांसे का प्रयोग होता था और इसीलिए इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, और ये लोहे का ज्ञान इस समय में नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन किस पर आधारित था? तो यहाँ पे आंसर है प्रकृति की पूजा पर इनका धार्मिक जीवन आधारित था। देखो, पशु, वृक्ष और मातृ देवी के संकेत यहाँ से मिले हैं। प्रकृति पूजा के प्रमाण भी यहाँ से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी? तो यहाँ पे आंसर है बी, दाएं से बाएं, यानी कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, उल्टी लिखी जाती थी। अधिकांश मोहरों पर दाएं से बाएं यानी कि उल्टी लिखी जाती थी। दाएं से बाएं, इस तरफ से वो लिखना स्टार्ट करते थे और इस तरफ वो लिखते थे, यानी कि उल्टी दिशा में लिखते थे। इसके अलावा कुछ जो मोहरे हैं उस पे बूस्टोफैटन शैली में भी लिखावट मिली हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का अंतिम खोजा गया जो प्रमुख स्थल है, यानी कि सबसे बाद में खोजा गया हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है? तो यहाँ पे आंसर है जो धौलावीरा है वो अंतिम खोजा गया हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। देखो, धौलावीरा 1968 में इसको खोजा गया है और ये सबसे बाद का ये स्थल है। देखो, यहाँ से हमारा वैदिक काल स्टार्ट हो गया है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, ये हमें पता है, जिसे 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, ये भी हमें पता है। लेकिन उस पुस्तक को क्या कहा जाता है वो बताना है। तो देखो कैसे क्वेश्चन पूछता है। अब ये 1028 कितने सूक्त है, कितने मंत्र है, वो सभी चीजें नहीं पूछी जाती। उस पुस्तक का क्या नाम है जिसमें ये सभी संग्रहित हैं? तो उस पुस्तक को हम मंडल कहते हैं। देखो, ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, 10 पुस्तकों में इसको विभाजित किया गया है और इस पुस्तक को हम मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय, ये निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? यानी कि ये कौन सी श्रेणी में आते हैं? तो ये उपनिषद, यानी कि सी यहाँ पे आंसर है, उपनिषद के उदाहरण है। देखो, बृहदारण्य, मुंडक और तैत्तिरीय ये एक उपनिषद है। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। हिंदू धर्म में डैश देव को पौधे के स्वामी यानी कि रोगों के उपचारक और धन के दाता के रूप में माना जाता था या फिर माना जाता है। तो ये यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से देव हैं उनको माना जाता है। तो यहाँ पे जो सोम देव है उनको हिंदू धर्म में पौधे के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता के रूप में माना जाता है। देखो, सोमदेव को पौधे का स्वामी माना जाता है और वे रोगों के उपचारक और धन के दाता के रूप में भी जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? यानी कि फिलोसफल मेजर जो फिलोसफिकल है वो हिंदू धर्म में इनमें से कौन सा है वो बताना है। तो देखो, मोक्ष नहीं है, अर्थ नहीं है, संन्यास नहीं है, ये जो वैशेषिक है ये हिंदू धर्म का दार्शनिक विचारधारा है, वन ऑफ द दार्शनिक विचारधारा, यानी कि फिलोसफिकल जो स्कूल है वो माना जाता है।
निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में माना जाता है? तो यजुर्वेद में कर्मकांड के जो मंत्र है वो लिखे गए हैं और इसी कारण इसको कर्मकांड ग्रंथ कहा जाता है यजुर्वेद को। यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ कहा जाता है। यज्ञ और बलिदान विधियां जो है इसमें वर्णित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यजुर्वेद से संबंधित ये कौन सी चीज यहाँ पे संबंधित है यजुर्वेद से? तो देखो, यज्ञ के जो अनुष्ठान है यजुर्वेद से संबंधित है। देखो, यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के अनुष्ठानों से है और ये तीसरा वेद है। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो यहाँ पे 2 शाखाएं यजुर्वेद की हैं। कौन कौन सी है? एक शुक्ल यजुर्वेद और एक है कृष्ण यजुर्वेद। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का कार्य क्या था? यानी कि संग्रहित्री उस टाइम पे क्या काम करते थे? तो यहाँ पे कोषाध्यक्ष को जो संग्रहित्री है वो कहा जाता था। देखो, संग्रहित्री का अर्थ है कोषाध्यक्ष या फिर खजांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू धर्म में पुरुषार्थ के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो यहाँ पे आंसर है बी, जो सत्व है वो पुरुषार्थ के अंतर्गत शामिल नहीं था। अब ये देखो क्या है, पुरुषार्थ का अर्थ है धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष। ये इसका अर्थ है। सत्व जो है वो पुरुषार्थ नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं था? तो ये जो पिटक है वो वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं था। ये पिटक किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। देखो, पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है और वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद ये वैदिक साहित्य के उदाहरण हैं। हिंदू धर्म में सृजनकर्ता देवता कौन है? तो ब्रह्मा को हम क्रिएटर यानी कि सृजनकर्ता देवता मानते हैं। देखो, ब्रह्मा को सृजनकर्ता माना जाता है, विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारकर्ता, ये इनके रूप में हम इनको मानते हैं। ऐतरेय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है। देखो, ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है। ऐतरेय आरण्य का एक भाग है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त है, लेकिन अगर हम ऋचाएं की बात करें तो वो 10,600 इसकी ऋचाएं हैं। तो यहाँ पे 2 चीजें बनती हैं। सूक्त की बात करें तो 1028 है, ऋचाओं की बात करें तो यहाँ पे 10,600 ऋचाएं हैं। किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। ऋग्वेद सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन वेद है। इसमें ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। कितनी है? तो 10,600 इसमें ऋचाएं हैं, जो कि हमने पढ़ा था। किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो यहाँ पे आंसर है सी, सातवाहन वंश ने जारी किए थे। देखो, सातवाहन राजवंश ने अपने शासकों के लिए चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। सातवाहनों ने प्रथम सीसे के सिक्के चलाए थे, इंपॉर्टेंट है। चांदी, तांबा, कांसा और पोटीन आदि धातुओं के सिक्के भी इसमें प्रचलित थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो सिक्के हैं सीसे के वो यहाँ पे प्रचलित थे। सबसे पहली बार सीसे के सिक्के अगर किसी ने चलाए थे तो वो सातवाहन राजवंशों ने ही चलाए थे। सातवाहन वंश की स्थापना शिमुक ने की थी और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे इनमें से 4 ऑप्शन है, 4 में से एक यहाँ पे सही नहीं है, वही बताना है। तो देखो, बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। हाँ, ये लिखे गए हैं, पाली भाषा में ही है ये। बौद्ध जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म स्थान कहाँ पे है? तो नेपाल में है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। तो जी हाँ, उपगुप्त ने ही बोला था कि अशोक को कि आप बौद्ध धर्म अपनाओ, और इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई थी इस धर्म के बारे में। और उसके बाद इन्होंने, यानी कि जो अशोक है, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो ये भी सही है। बचा क्या? तो डी यहाँ पे बचा। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। तो जी नहीं, ये निजी चिकित्सक नहीं थे गौतम बुद्ध के, ये कुषाणों के निजी चिकित्सक थे। तो देखो, बुद्ध के निजी चिकित्सक जीवक थे। चरक कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य थे। चरक संहिता आयुर्वेद का प्रसिद्ध ग्रंथ है, इन्होंने ही इसको लिखा है। जो बौद्ध ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखी गई है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, वहां पे हुआ है। गुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। तो बाकी जितने ऑप्शन थे वो सही थे। सिर्फ जो चरक है वो गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक नहीं थे, वो कनिष्क के निजी चिकित्सक थे। अगर गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक पूछे तो वो जीवक थे। कनिष्क किस राजवंश से संबंधित था? तो ये कुषाणों से संबंधित था।
कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। 78 ईस्वी में राज्यारोहण इसका हुआ था, यानी कि 78 ईस्वी में जो कुषाण वंश है इसकी स्थापना हुई थी, और ये शक संवत का प्रारंभ भी किसने किया था? तो कुषाणों ने ही किया था। कनिष्क किस वंश का सम्राट था? तो ये सेम आई थिंक क्वेश्चन हो गया है, ये कुषाणों का सम्राट था। शक युग का आरंभ कब हुआ था? तो यहाँ पे आंसर है डी, 78 ईस्वी में इसका आरंभ हुआ था। देखो, 78 ईस्वी से शक युग का प्रारंभ माना जाता है, और ये कनिष्क के राज्यारोहण से जुड़ा हुआ है। देखो, कुषाण राजाओं में सबसे प्रसिद्ध कौन सा था जो कि तीसरा शासक था? तो यहाँ पे आंसर है कनिष्क तीसरा और सबसे प्रतापी कुषाणों का शासक था। देखो, कनिष्क कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या फिर पेशावर थी। और कुषाण वंश का संस्थापक अगर पूछे तो वो कौन था? तो कुजुल कड़फिसेस ये संस्थापक थे कुषाण वंश के। ईसा पूर्व किस शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अधिकार स्थापित कर लिया? यानी कि किस वर्ष इन्होंने, ईसा पूर्व के किस वर्ष में इन्होंने अपने जो शासन है उसको स्थापित किया था? तो जो पहली शासन है यानी कि 78वीं ईसा पूर्व में इन्होंने ये स्थापित कर लिया था। देखो, ईसा पूर्व पहली शताब्दी जो कि 78वीं में इन्होंने ये स्थापित किया था। कुषाणों ने उत्तर पश्चिम भारत में अपना जो प्रभुत्व है वो स्थापित किया था। प्रयाग प्रशस्ति हमें किस शासक की जो उपलब्धि है उसकी जानकारी हमें मिलती है? तो समुद्रगुप्त की जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। देखो, ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। इसके रचयिता हरिसेन है। इलाहाबाद स्तंभ लेख भी इसी को ही कहा जाता है। यानी कि अगर आप प्रयाग प्रशस्ति बोलो, समुद्रगुप्त की प्रशस्ति बोलो या फिर इलाहाबाद स्तंभ लेख बोलो, तीनों की जो मीनिंग है यानी कि तीनों एक ही नाम है। और ये आप तीनों याद कर सकते हो एग्जाम में, तीनों में से कोई भी एक दे देगा। तो यहाँ पे आपको करना है प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? तो ये पुष्यभूति वंश से हर्षवर्धन संबंधित था। देखो, हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का शासक था। उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद नाटकों की रचना भी हर्षवर्धन ने ही की है। रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख किस पर विजय का वर्णन है? तो यहाँ पे आंसर है डी, हर्ष पर विजय का यहाँ पे वर्णन मिला है। देखो, ऐहोल शिलालेख रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया है। पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय का वर्णन इस ऐहोल अभिलेख में हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख किस राजा से संबंधित है? तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो हाथी गुम्फा शिलालेख है वो कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। और ये उड़ीसा में भी कहाँ पे है? तो उदयगिरी में ये स्थित है। और ये किस राजा से संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर है ये खारवेल राजा से हाथी गुम्फा शिलालेख संबंधित है। देखो, उदयगिरी की गुफा में हाथी गुम्फा शिलालेख है। ये कलिंग के राजा खारवेल ने उत्कीर्ण करवाया था। भाषा क्या है? प्राकृतिक इसकी भाषा है। और प्राचीन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण अभिलेख ये माना जाता है। प्रयाग प्रशस्ति से हमें किस राजा की उपलब्धि की जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त की जानकारी हमें मिलती है। कवि हरिसेन ने इसकी रचना की थी। राज्यों पर विजय का वर्णन है, यानी कि इसमें समुद्रगुप्त ने जो जो विजय प्राप्त किया है अपने जीवन भर में उन सभी का वर्णन इसमें किया गया है हरिसेन के द्वारा। इलाहाबाद स्तंभ लेख के रूप में ये प्रसिद्ध है। और भाषा संस्कृत और शैली कौन सी है? तो चंपू शैली है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन सा था? तो यहाँ पे ह्वेनसांग या फिर जुआनजांग, दोनों नाम में से एक नाम देगा, ह्वेनसांग या फिर जुआनजांग, एक ही इंसान था। तो ये यहाँ पे आंसर है। देखो, ह्वेनसांग या फिर श्वेनसांग, ये दोनों ही एक नाम है। नालंदा विश्वविद्यालय ये आया था। छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में ये यहाँ पे रहा है। पहले ये छात्र रहा था, उसके बाद ये शिक्षक के रूप में इसने यहाँ पे काम किया। बीज गणित के महत्वपूर्ण योगदान देने वाले प्राचीन भारतीय गणितज्ञ कौन थे? तो यहाँ पे आंसर है आर्यभट्ट को प्राचीन भारतीय गणितज्ञ के रूप में माना जाता है। आर्यभट्ट ज्योतिष भी थे। गणित के महान योगदान इन्होंने दिया है। पटना के कुसुमपुर में इनका जन्म हुआ है। चरक आयुर्वेद के विशेषज्ञ है। और ब्रह्मगुप्त और वराहमिहिर क्या है? ये भी गणितज्ञ हैं। लेकिन अगर हम बीज गणित की बात करें बेसिकली तो ये आर्यभट्ट से रिलेटेड है। ये एक ज्योतिषी भी थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो यहाँ पे बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे।
उन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी ये 2 पुस्तक लिखी है। 7वीं शताब्दी में संस्कृत गद्य लेखक थे। हर्षवर्धन स्वयं भी साहित्यकार थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रूपों में से कौन सा एक है, यानी कि इनमें से बताना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उसकी उपाधि ली थी उसने, तो इनमें से कौन सा एक रूप है, तो वराहमिहिर ये 9 रत्नों में से एक है। देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। शासनकाल इसका 375 से 415 इसका शासनकाल है। स्वर्णिम युग का समय, यानी कि गुप्त वंश को सोने का युग, भारत में सोने का युग या फिर स्वर्ण युग कहा जाता है। नवरत्न में से कालिदास, वराहमिहिर और धन्वंतरी ये सभी फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मुगल भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं है, तो यहाँ पे आंसर है जो शाहनामा है वो उपयोगी नहीं है। देखो, शाहनामा फारसी कवि फिरदौसी के द्वारा 1977 से 1010 में रचित ईरान का एक राष्ट्रीय महाकाव्य है। ये प्राचीन ईरानी इतिहास और पौराणिक कथाओं पर आधारित है, ना कि मुगल पर ये आधारित है। तो ये शाहनामा फिरदौसी ने लिखा था और ये फारसी भाषा में है। मनु, याज्ञवल्क्य, नारद और बृहस्पति ये कौन थे, तो यहाँ पे आंसर है ये तीनों ही प्राचीन भारत के कानूनज्ञ थे। अब देखो, ये कानूनज्ञ क्या होता है, जो नियम बताता है, जो नियम, रूल्स, रेगुलेशन वो सभी बताते हैं, उसको कानूनज्ञ कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये सभी स्मृति ग्रंथों के रचयिता माने जानते हैं। इन्होंने धर्म और कानून से जुड़े हुए नियम बताए हैं। इनके ग्रंथों का उपयोग न्याय व्यवस्था में हुआ और ये प्राचीन भारतीय विधि परंपरा से जुड़े हुए थे। द्रव्य गुण शास्त्र, जिसमें चिकित्सा पादप की विभिन्न प्रजातियों का वर्णन है, किसका अंग है, तो यानी कि द्रव्य गुण शास्त्र किसका अंग है, तो यहाँ पे आंसर है ये आयुर्वेद का अंग है। देखो, द्रव्य गुण शास्त्र औषधीय पदार्थों से संबंधित है। जो वनस्पति है उसका विवरण मिलता है, यानी कि इसकी पढ़ाई होती है। आयुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और चिकित्सा पद्धति का आधार ये है। गुप्तकालीन राजाओं द्वारा ढाले गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था, तो यहाँ पे आंसर है बी, रूपक कहा जाता था। गुप्त काल के चांदी के सिक्के प्रचलित थे और इस सिक्कों को रूपक कहा जाता था। आर्थिक व्यवस्था का ये हिस्सा था और गुप्तकालीन मुद्रा प्रणाली को ये दर्शाता है। पैरुंथल गांव, जहां शीशे के मनकों के कारखाने मिले हैं, किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे आंसर है तमिलनाडु में पैरुंथल गांव स्थित है। पैरुंथल एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ शीशे के मनकों के अवशेष मिले हैं। ये दक्षिण भारत में स्थित है और तमिलनाडु राज्य में इसके जो अवशेष है वो हमें मिले हैं। आंध्र प्रदेश का कौन सा स्थान बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे आंसर है अमरावती बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। देखो, अमरावती जो है वो बौद्ध स्थल का एक प्रमुख स्थान है। प्रसिद्ध बौद्ध जो स्तूप है यहाँ पे स्थित है। धरनी कोटा भी इसको कहा जाता है और बौद्ध कला के लिए ये माना जाता है। तो धरनी कोटा कहाँ पे है, तो ये अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश का एक क्षेत्र है वहां पे मिला है। देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की है, तो यहाँ पे आंसर है ए, विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्त की रचना की है। ये संस्कृत का नाटक है। इसके रचयिता विशाख दत्त है। गुप्तकालीन इतिहास पर यह आधारित है और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का वर्णन इसमें मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कोटा टिब्बा किस राज्य में स्थित है, तो यहाँ पे आंसर है ए, गुजरात में ये कोटा टिब्बा स्थित है। देखो, कोटा टिब्बा धौलावीरा का स्थानीय नाम है। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। ये गुजरात में है और ये महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज है। चौल मंदिरों के प्रमुख देवता कौन थे, तो यहाँ पे आंसर है ए, शिव चौल मंदिरों के प्रमुख देवता थे। देखो, चौल काल में शिव पूजा प्रमुख थी। अधिकांश मंदिर शिव को समर्पित थे। शिव की मूर्तियां अधिक संख्या में मिली हैं और चौल स्थापत्य में शैव परंपरा दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में किसकी पूजा नहीं की जाती थी, तो यहाँ पे सी, विष्णु की पूजा नहीं की जाती थी। अब देखो, मातृदेवी की पूजा के प्रमाण मिले हैं। पशुपति शिव के भी प्रमाण मिले हैं। पीपल वृक्ष के लिए ये पूजनीय था, लेकिन विष्णु पूजा का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। अष्टांग संग्रह की रचना किसने की है, तो यहाँ पे आंसर है वाग्भट ने अष्टांग संग्रह है उसकी रचना की है। देखो, आयुर्वेद से संबंधित ये ग्रंथ है। इसके रचयिता वाग्भट है, ना कि बाणभट्ट है। चिकित्सा ज्ञान पर यह आधारित है और आयुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है, तो यहाँ पे आंसर है धर्मपाल ने सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की है। ये पाल वंश के काल में स्थापित हुआ है। इसके संस्थापक धर्मपाल है। बंगाल क्षेत्र में ये स्थित है और ये बौद्ध शिक्षा का एक केंद्र था।
निम्न में से सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो यहाँ पे आंसर है ए, मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। देखो, मनुस्मृति सबसे पुरानी है, पूर्व गुप्त काल की ये मानी जाती है। इसमें 12 अध्याय है और धर्म और कानून पर ये जो ग्रंथ है वो आधारित है। कनिष्क के शासन काल में कौन सी बौद्ध संगति हुई है? तो कनिष्क के टाइम पे लास्ट यानी कि चतुर्थ संगति हुई है। ये चतुर्थ बौद्ध संगति थी। इसका आयोजन कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के संरक्षण में हुआ था, यानी कि कनिष्क ने इसको करवाया था। और बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों यानी कि एक हीनयान और एक महायान में विभाजित हो गया था। हेमिस उत्सव भारत में किस भाग में मनाया जाता है? तो यहाँ पे आंसर है जो हेमिस उत्सव है वो लद्दाख में मनाया जाता है। देखो, ये उत्सव भगवान पद्मा संभव को समर्पित है। बौद्ध परंपरा से ये जुड़ा हुआ है, प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है और ये लद्दाख में आयोजित। हाइडेस्पीस युद्ध किस नदी के किनारे हुआ है? तो ये झेलम नदी के किनारे हुआ था। देखो, ये युद्ध 326 ईसा पूर्व में हुआ है, सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था। हाइडेस्पीस नदी को झेलम कहते हैं और ये पंजाब में स्थित है, तो इसीलिए इसको हाइडेस्पीस का युद्ध कहते हैं। झेलम नदी के किनारे हुआ था, तो ये झेलम नदी का युद्ध भी इसको कहा जाता है। कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्व में हुआ था। किन दोनों के बीच में? तो सिकंदर और पोरस के बीच में ये हुआ था। आश्रित परिवार का प्रावधान किए बिना भिक्षावृत्ति की सजा किसने तय की थी? तो यहाँ पे आंसर है सी, कौटिल्य ने ये तय की थी। देखो, ये नियम अर्थशास्त्र में वर्णित है, इसके रचयिता कौटिल्य है। इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व पर जोर दिया गया है, राज्य व्यवस्था में से संबंधित ये नियम माना जाता है। भारतीय सूती वस्त्रों की सफेदी का वर्णन किसने दिया है? तो यहाँ पे मेगास्थनीज ने इसका वर्णन दिया है। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत थे। वे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए, उन्होंने भारतीय वस्त्रों का वर्णन किया और स्पेशली सूती वस्त्र की जो सफेदी है उसको बताया कि सूती वस्त्र बहुत साफ और बहुत रंगीन होते थे, अच्छे साफ सुथरे होते थे, बहुत इसकी जो सफेदी है वो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। इन सभी चीजों का वर्णन किसने बोला है? तो मेगास्थनीज ने इसका वर्णन किया है अपनी बुक में। बिंदुसार के दरबार में डायोमेकस को किसने भेजा था? तो यहाँ पे आंसर है डायोमेकस को एंटियोक्स ने भेजा था। बिंदुसार मौर्य शासक था, उनके यूनानी शासकों से संबंध थे। एंटियोक्स ने अपना राजदूत भेजा था और राजदूत का नाम क्या था? तो डायोमेकस इसका राजदूत का नाम था। अशोक के कुल कितने शिलालेख हैं? तो यहाँ पे आंसर है डी, 33 शिलालेख मिले हैं। अशोक के कुल 33 शिलालेख हैं और ये विभिन्न वर्गों में विभाजित है। इनमें शिला और स्तंभ लेख शामिल है, यानी कि इसमें शिला भी शामिल है, इसमें स्तंभ भी शामिल है और ये धम्म प्रचार से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको बेस्ट कंटेंट के साथ ई बुक चाहिए तो आप क्या कर सकते हो। देखो, ये 3 ई बुक आती है हमारी, एक है रामबाण स्टैटिक जीके, एक है करंट अफेयर और एक है सामान्य विज्ञान। स्टैटिक जीके में देखो जितने भी जीके जीएस के सब्जेक्ट होते हैं वो सभी आपको मिलेंगे और ये जो वार्षिकांक है करंट अफेयर है ये आपको ईयरली मिलेगा। 60+ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं। और तीसरी बुक है सामान्य विज्ञान की, इसमें आपको रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान ये तीनों साइंस के पार्ट आपको मिल जाएंगे। तीनों बुक लेनी है या फिर एक बुक लेनी है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से बाय कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा डिस्काउंट चाहिए, कॉम्बो के रूप में चाहिए, तो देखो आपके लिए ऑफर है। ये कॉम्बो के रूप में तीनों अवेलेबल है। करना क्या है आपको, 150, जी हाँ, ओनली 150 में आपको ये तीनों ही कॉम्बो के रूप में मिल जाएगी। इसमें प्रोसेस क्या है, ये स्कैनर पे 150 आप पे करके आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। विद इन 4 to 5 सेकेंड में आपको ये तीनों ही ई बुक मिल जाएगी बेस्ट कंटेंट के साथ। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी गई है, 2025 का लेटेस्ट एडिशन है, आप आराम से तैयारी कर सकते हो। आप देखना कि आपका जो 150 है वो आपके लिए वर्थ इट रहेगा और आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं जो इसमें दिए गए हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे, जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा, जो टॉपिक है वो भी आपका कवर हो जाएगा। तो ये आज की हमारी वीडियो है। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट में आप बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।